नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी के एमएलए मनीष सिसोदिया के लिए परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले सीबीआई की कस्टडी में थे, फिर उसके बाद तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में गए। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले में जो तथाकथित आबकारी घोटाला है उसमें अब ईडी की एंट्री हो गई है और उसने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है आधिकारिक तौर पर। आपको बता दें आज 9 मार्च है, कल 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की सीबीआई कोर्ट में बेल की अर्जी लगी हुई है। उससे पहले अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उससे उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब क्या उनका भी हश्र बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा सत्येंद्र जैन का, जो पिछले करीब 10 महीनों से जेल में है। तो अब ये परेशानियां जो हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। ये उस दिन हो रहा है जिस दिन दिल्ली में उनके इस्तीफे के बाद जो रिक्तियां बनी थी उसमें उन रिक्तियों को भरा गया सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के, और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये जो गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, लग रहा था कि होगी, कल उनकी बेल एप्लीकेशन भी है, उससे पहले अब गिरफ्तारी हो गई है। तो अब प्रोसेस क्या रहेगा, ईडी कह क्या रही है, और उसके बाद मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा क्या अगर इसको कुछ अंदेशा माना जाए तो के कविता के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं परसों? देखिए, बिल्कुल के कविता को भी 11 मार्च के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने टाइम मांगा था लेकिन उनको ईडी ने टाइम नहीं दिया है और 11 मार्च को आने के लिए कहा है। तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनका जो सीए है बुची बाबू वो पहले गिरफ्तार हो गया है। अब इस मामले में कुल 12 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे आज तिहाड़ जेल में 8 घंटे पूछताछ हुई और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। आज ईडी की टीम बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके गई थी और डॉक्यूमेंट्स को सामने रखकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। दरअसल जो ईडी है वो इस मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है और ईडी का दावा ये है कि ये घोटाला 2,873 करोड़ रुपए का है और सारा जो पैसा है आम आदमी पार्टी को वो हवाला के जरिए लिकर कारोबारियों से मिला है, जिसमें साउथ की लिकर लॉबी है उससे करीब 100 करोड़ रुपए मिला है। हालांकि अभी जो ईडी ने 2 चार्जशीट पेश की हैं, उन चार्जशीट में मनीष सिसोदिया आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी इस मामले की जांच चल रही है तो अभी ईडी इस मामले में अब और चार्जशीट पेश करेगी जिसमें मनीष सिसोदिया आरोपी के तौर पर होंगे। तो ये अपने आप में बड़ी गिरफ्तारी है। और कल जो है मुकेश जी, मैं अगर आपको 1 सेकंड के लिए रोक सकूं तो अभी बिल्कुल इसी समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन आपको बता दें, मैं पढ़ रहा हूं जो ट्वीट उनका है, उसमें कहा गया है कि मनीष को सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना, रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। ऐसी आशंका पहले भी जताई जा रही थी मुकेश, और वही अब अरविंद केजरीवाल कहते हुए इसको एक राजनीतिक रंग भी देते हुए। देखिए, बिल्कुल अगर आप इस पूरे मामले की बात करें तो जब ये केस दर्ज किया था सीबीआई ने, इसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने भी केस दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये तो तय था कि मनीष सिसोदिया देर सवेर गिरफ्तार होंगे और सबसे पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, 7 दिन की रिमांड ली, उसके बाद वो जेल चले गए। तो अभी ईडी ने उनको अपने केस में अरेस्ट किया है, लेकिन जरूर ये बात जरूर है कि कल उनकी बेल होने वाली थी, माफ करिए कल बेल पर सुनवाई थी और सुनवाई से पहले उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो जांच एजेंसी है, उसके पास पावर है, कोर्ट की परमिशन के बाद उन्होंने पूछताछ की है। तो एक तरफ तो इस मामले का राजनीतिक पहलू जरूर है, लेकिन अगर आप देखें तो एक आपराधिक पहलू है जिसकी जांच 2 एजेंसियां कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है, कह रहे हैं पहले ही पता था कि मनीष की गिरफ्तारी होगी, फिर ईडी भी आएगी, अंदर रखना चाहते हैं, इस वजह से ये सब काम चल रहा है। कल सीबीआई कोर्ट में मनीष की बेल जो एप्लीकेशन थी वो लगी हुई थी। चलिए अब चलते हैं और हमारी जो दूसरी बड़ी खबर है जिस पर आज हम पूरी नजरें बनाए हुए हैं, कर्नाटक की एक खबर आपको बताता हूं। और ये खबर अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको सोचने पर लगेगा कि एक
क्या हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2023 के भारत में रह रहे हैं? उस भारत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि देखिए महिला कितनी आगे बढ़ गई हैं, देश में उनका कितना योगदान है। फौज में महिलाओं के जाने की बात हो रही है, फौज में महिलाएं सर्विस भी दे रही हैं, लेकिन उसके बाद भी एक पुरुष प्रधान देश में किस तरीके से एक मानसिकता जो है वो झलकती है, वो इन एमपी साहब की मानसिकता आपको बताएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कोलार के जो एरिया है वहां का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्नाटक के बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी एक महिला को फटकार रहे हैं। क्यों फटकार रहे हैं? क्योंकि उसने बिंदी नहीं लगाई हुई थी, माथे पर उसने बिंदी नहीं लगा रखी थी, इसलिए एमपी साहब को बहुत नागवार गुजरी ये बात। फटकारते हुए उस महिला से कहा जा रहा है कि पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारा पति जिंदा है ना? क्या तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस नहीं है? ये 8 मार्च का मामला है। अब आप पूछेंगे मामला 8 मार्च का है तो क्या बड़ी बात है? उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था और इसी दिन एक प्रदर्शनी के कार्यक्रम में सांसद महोदय मुख्य अतिथि बन के पहुंचे थे कोलार में। इसका उद्घाटन करने के बाद सांसद साहब जब स्टॉल में घूम रहे थे तो महिला वेंडर जब अपने स्टॉल के बारे में उनको बता रही थी तो सांसद जी बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि महिला ने बिंदी नहीं लगाई हुई थी। जरा सुन लीजिए इनकी बात, क्योंकि भाषा शायद कहीं हमारे दर्शकों को समझ में ना आए, इसलिए इसका हिंदी में भी हम आपको नीचे लिखकर बताएंगे ट्रांसलेशन। तो जरा सुनिए साहब क्या कह रहे हैं। ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೀನು ಏನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಏ ಕೊಡಮ್ಮ ಮುನ್ಕ ಗಂಡ ಬದುಕಿದ ಅಂತಾನೆ ಎಂತ ಈಗ सारा मामला घूम फिर के इसी बात पे आता है, महिलाएं क्या पहने ना पहने, कर्नाटक में वो हिजाब पहने ना पहने, बिंदी लगाएं क्यों ना लगाएं, और ये बताने वाले ठेकेदार जो हैं वो ये सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इनको बड़ी नागवार गुजरी बात कि भाई बिंदी नहीं लगाई हुई। ये कौन तय करेगा? ये सांसद साहब तय करेंगे किसी महिला को बिंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। निहाल किदवई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, ये क्या तरीका है और ये क्या भाषा है? ये चुनाव का समय है कर्नाटक में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास यही मुद्दे रह गए हैं? टीपू सुल्तान, बिंदी, हिजाब, इसी पर चुनाव लड़ लेंगे पूरा? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बातें हो रही हैं इस चुनाव को देख के मद्देनजर, तो आप देखिएगा कि हर तरफ कहीं न कहीं कुछ इस तरह की इश्यूज़ हैं जिसको सामने लाए जा रहे हैं और उस पर काफ़ी बहस भी छिड़ती है। जैसे आप मुनिस्वामी को लीजिए, जिनका वीडियो अभी आपने दिखाया, ये पहले कॉरपोरेटर थे। बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड एक इलाका है, वहाँ से कॉरपोरेटर थे। अब पिछली बार उनको वहाँ पर टिकट दिया गया, पहली बार वो जीत करके सांसद बने बीजेपी के। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एच मुनियप्पा को हराया था वहाँ पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक मुनियप्पा से नाराज़ थे क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे जैसा कि लोगों ने उनसे उम्मीद की थी, और 6 से 7 बार वो लगातार सांसद रहे थे। ऐसे में जब मुनिस्वामी वहाँ से खड़े हुए तो लोगों को एक बदलाव, एक सशक्त नेता दिखा और उन्होंने मुनिस्वामी को आगे बढ़ाया। इस तरह की जो भाषा उन्होंने की है, जो बात की है, उसके बाद यहाँ के देखिए जो बीजेपी के नेता हैं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महिला दिवस के मौके पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और कहा यह भी जा रहा है कि उस स्टॉल का नाम वैष्णवी था, तो ये भी पूछा गया कि वैष्णवी स्टॉल का नाम रखा है, अगर तुम कन्वर्ट हो गई हो तो फिर नाम अगर सुजाता है तो ऐसी सूरत में बिंदी लगाने में क्या परेशानी है। तो इस तरह की बातें भी हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर अभी किसी ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी यहाँ पर चूंकि लिंगायत उनसे खफा चल रहे हैं, आपको रोक रहा हूँ। कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या ये बीजेपी के एमपी तय करेंगे या मर्द तय करेंगे कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, बिंदी लगाएं ना लगाएं? कर्नाटक में बात हो रही है कि वो हिजाब पहने ना पहने, इन सब बातों के लिए ही शायद क्या एमपी बना के भेजा जाता है सर लोगों को? नहीं, सही बात बोला है आपने कि एक सांसद ये नहीं सोच रहे हैं कि एक महिला सबलीकरण कैसे हो, उनके लिए हमने क्या किया करके नहीं पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि तुम बिंदी क्यों नहीं लगाए, इसके लिए चुन के भेजे है क्या उनको? ये मनुस्मृति का ये मेंटालिटी जो है
ये लागू करने के लिए ये एमपी बने हैं। ये उनको महिलाओं को नौकरी देने का या उनका सबलीकरण के लिए नहीं चुने गए हैं। खड़गे साहब, क्योंकि कर्नाटक में इस बार चुनाव भी है कर्नाटका में, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो यही रहने वाले हैं? टीपू सुल्तान, हिजाब और ये बिंदी का मुद्दा, इन्हीं मुद्दों पर क्या चुनाव लड़ेगी बीजेपी? ऑलरेडी हमारे जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है नलिन कुमार कटील, हमारा दुर्भाग्य है वो भी एक सांसद है, उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली बोला है एक स्पीच में कि आप डेवलपमेंट के बारे में मत बात कीजिए, आप रोड के बारे में मत बात कीजिए, आप नौकरी के बारे में मत बात कीजिए, सिर्फ लव जिहाद के बारे में बात कीजिए करके बोल रहे हैं। ये संसद जो स्टेट गवर्नमेंट उनका है, सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 9 साल उनका है, उनके डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं है क्या? अभी ये टिप्पू वर्सेस सावरकर यही नैरेटिव लेकर आना चाहिए, चाह रहे हैं, बट असल में ये चुनाव जो है ये मनुस्मृति वर्सेस संविधान है और इस चुनाव में जीत संविधान की होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रियांक खड़गे साहब। आप लोग भी सोच रहे होंगे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वीडियो उनका दिखा रहे हैं और पुरुषों की बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि मैं भी, एंकर भी पुरुष, गेस्ट जो आ रहे हैं वो भी पुरुष, हमारे संवाददाता जो सहयोगी हमारे से जुड़े वो भी पुरुष। हमने बड़ी कोशिश की और मेरे सहयोगी अभी पीछे कोशिश कर भी रहे हैं, लगातार फोन लगाया जा रहा है, खुशबू सुंदर जी को फोन लगा रहे हैं, हमने रेखा शर्मा जी से भी बात करने की कोशिश की कि वो कुछ आके कहने, क्योंकि वो एनसीडब्ल्यू की चीफ है, महिला जो कमीशन है उसकी चीफ है, कि क्या यही शोभा देता है हमारे माननीय सांसद साहब को इस तरह की भाषा किसी महिला के लिए इस्तेमाल करना, ये तय करना कि वो कौन सी महिला क्या करे, बिंदी लगाए या ना लगाए। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई रिएक्शन की हमने कोशिश की, पर अभी फिलहाल इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन छोड़े सिर्फ इसलिए दिए जा रहा हूं, अभी जाने से पहले छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मानसिकता है, अभी उनको बिंदी के लिए बोला जा रहा है, कल किसी को हिजाब पहनो ना पहनो के लिए बोला जाएगा, तो महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, कहीं से भी हो, पर तय पुरुष करेंगे कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, वो क्या पहने क्या ना पहने, कैसे रहें क्या ना करें, ये पुरुष तय करेंगे, धर्म कोई भी हो सकता है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं और उसके बाद फिर किसानों की बात करेंगे। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
अब चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के किसानों की। और ये तस्वीरें अक्सर आप देखते हैं और हमेशा ही दिल तोड़ने वाली तस्वीरें होती हैं। मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि के कारण लगातार 3 दिन से किसान भारी मार झेल रहे हैं। कई जगह पर उनकी फसलों में भारी क्षति पहुंची है उनकी फसलों को, और बताया यह जा रहा है कि गेहूं और जो चने की फसल है उसे भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने इस पे सर्वे करने के निर्देश तो दे दिए हैं और यह भी कहा गया है कि अगले हफ्ते तक जो है यह चक्र चल सकता है। तो मुसीबत के मारे किसानों के लिए अभी एक और हफ्ता मुसीबत भरा हो सकता है। बेमौसम बरसात से 10 बीघे में फसल खराब हुई। पानी विदिशा के रमपुरा जागीर के रहने वाले जगन्नाथ सिंह ठाकुर की आंखों से बह निकला। राजधानी भोपाल में नीलबढ़ इलाके में निरक सिंह का परिवार 8 एकड़ जमीन से पेट भरता है। गेहूं की आधी फसल आड़ी हो गई है। अब देखने में तो ऐसे कि कम दिख रही है, अपन अबे रहेंगे ना, उससे कछु गिर जाएंगे, कुछ लटक जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, कुछ ऐसा रहेगा। खरगोन से हमारे सहयोगी आसिफ ने बताया कि मक्के की फसल खराब हो गई है, गेहूं औंधे गिर पड़ा है। बड़वानी से मुनाफ का कहना है कि 5000 हेक्टेयर में मक्का, 250 में गेहूं को नुकसान पहुंचा है। विदिशा से नावेद बता रहे हैं कि 27,000 बीघे में फसलों को 40% से ज्यादा नुकसान हुआ है। 25 से ज्यादा गाँव में असर पड़ा है। वहीं पन्ना से विवेक का कहना है कि चन्ना, गेहूं, सरसों और मसूर की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसान बेबस है। छतरपुर से अरविंद का कहना है कि वहां भी किसान परेशान हैं। खंडवा में निशात ने बताया कि गेहूं, चना और प्याज की फसलें प्रभावित हुई हैं। धार से साबिर का कहना है कि वहां भी किसान बेहद परेशान हैं। सरकार से यही जानना चाहता है कि हमको मुआवजा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि हमारी जो फसल खराब हुई है उसका भरपाई हो सके। सरकार कह रही है किसान फिक्र न करें, मुआवजा मिलेगा। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें। मैं साथ हूँ, सरकार साथ है। सर्वे के बाद RBC 6-4 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि मौसम अपनी मार से आने वाले दिनों में किसानों को बेजार कर सकता है। मध्य प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में भी हवा और बादलों की नजरें तिरछी ही रहेंगी। 14-15 मार्च के आसपास आपका दोबारा फिर से थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाएगा। ऐसा ही सीवियरिटी के साथ थंडरस्टॉर्म्स आएगा। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चने की फसल लगभग 40%, वहीं गेहूं और मक्के की फसल 10 से 40% तक खराब हो चुकी है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि ओले और बेमौसम बरसात से जो गेहूं की फसल है उसमें चमक कम हो सकती है, दाने सिकुड़ सकते हैं और इससे उसका बाजार भाव 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर सकता है, यानी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान। नई दिल्ली से अपने सहयोगी परिमल कुमार और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। किसान की जो कहानी है वो बदलती ही नहीं है। साल बदलते रहते हैं, वादे बदलते रहते हैं, लेकिन इसी तरीके से किसान जो है कभी मौसम की मार से, कभी सरकारी नीतियों की मार से ऐसे ही परेशान होता रहता है। हम जरूर कोशिश करते रहेंगे उनकी परेशानी को सामने रखने की, इस उम्मीद में कि उनका भाग्य भी जल्द बदलेगा। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। बहुत बहुत शुक्रिया।